आप लोगों ने इनकम टैक्स में देखा होगा कि इनकम के 5 हेड होते हैं। मतलब हमारी इनकम टोटल 5 में से किसी एक हेड से हो सकती है, और ये 5 हेड है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यदि हमारी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन, इन 4 में से किसी भी हेड में इंक्लूड नहीं होती है, तो वो सब इनकम आती है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर वो सभी इनकम आ जाती है जो पिछले 4 हेड में इंक्लूड नहीं हुई है। अब इस हेड में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होते रहता है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड 3 टाइप, टोटल 3 टाइप के डिविडेंड हो सकते हैं जो इनकम में हम लोग ऐड करते हैं। एक होता है इनकम डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, यानी कि विदेशी कंपनी के, फॉरेन कंपनी के हमारे पास शेयर है तो उस पर हमको जो डिविडेंड मिलता है, ये भी हमारे अदर सोर्स की इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी हमारे अदर सोर्स की इनकम है। पिछले असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 तक ये 2 ही डिविडेंड हम लोग इनकम में जोड़ते थे, एक फॉरेन कंपनी का और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 से इंडियन कंपनी का भी डिविडेंड अब इनकम में जोड़ेगा, क्योंकि पहले इस पे हमको, मतलब जिसको डिविडेंड मिलता था उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब यदि हमारे पास कोई इंडियन कंपनी के शेयर है तो उस पर टैक्स हमको ही देना पड़ेगा। तो इंडियन कंपनी के डिविडेंड के रिलेशन में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है इस बार कि इसको कैसे ग्रॉस अप करना है, इसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर माइनस करने हैं कि नहीं करने। तो देखिए, इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड है वो इनकम में जुड़ जाता है पूरा का पूरा असेसमेंट ईयर 21-22 से। यदि हमको क्वेश्चन में इंडियन कंपनी के डिविडेंड की अमाउंट नेट या रिसीव्ड दी हुई है और वो 5000 से ज्यादा है, तो इसको ग्रॉस अप करके ही इनकम में इंक्लूड करते हैं। यदि वो 5000 से ज्यादा है और उसकी नेट या रिसीव्ड मतलब कि हमको उसमें टीडीएस कट के, टैक्स कट के मिला है, तो वो नेट या रिसीव्ड होता है। तो 5000 से ज्यादा है और नेट या रिसीव्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसको ग्रॉस अप करके इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि इसमें जो टैक्स करता है उसका रेट है 7.5%, 7.5%। यदि आपकी 100 रुपए की डिविडेंड की इनकम है तो इसका मतलब है कि 7.5 कट के 92.5 हमको मिलेगा। लेकिन इसमें टीडीएस तभी होता है जब वो 5000 से ज्यादा हो, 5000 से ज्यादा हो, तो 7.5% टीडीएस कट जाता है उसमें। तो हमको यदि क्वेश्चन में टीडीएस कटने के बाद की अमाउंट दी हुई है जिसको अपन बोलते हैं नेट या रिसीव्ड, तो उसको ग्रॉस अप करके इनकम में इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस अमाउंट को। और ग्रॉस अप करने का रूल है उसका कि जो भी हमको अमाउंट डिविडेंड का दिया हुआ है और 5000 से ज्यादा है, तो उसकी जो भी हमको नेट या रिसीव्ड अमाउंट दी हुई है इंटू 100/92.5, क्योंकि हमको जो नेट या रिसीव्ड अमाउंट जो मिली है वो 7.5% टैक्स कट के 92.5% मिला है। तो जो हमारा नेट या रिसीव्ड अमाउंट है वो हमारे टोटल ग्रॉस, मतलब टोटल डिविडेंड का 92.5% है। अब उसकी ग्रॉस अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालनी है, तो 100/92.5 से उसको ग्रॉस अप कर दिया जाता है। लेकिन वापस ध्यान रखें कि इसको ग्रॉस अप तभी करते हैं जब वो 5000 से ज्यादा हो और नेट या रिसीव्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया हो। ये इंडियन कंपनी के डिविडेंड के संबंध में मैं बता रहा हूं आपको। फॉरेन कंपनी के डिविडेंड को ग्रॉस अप नहीं करते क्योंकि उसका इंडिया में टीडीएस नहीं होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी डिविडेंड को ग्रॉस अप नहीं करते क्योंकि उस पर भी टीडीएस नहीं करते, वो जितना दिया रहता है इनकम में जोड़ देते हैं।
बस इंडियन कंपनी के डिविडेंड को आपको ध्यान रखना है कि 5000 से ज्यादा है, नेट या रिसीव्ड दिया है, तो 100/92.5 से उसको ग्रॉस अप करके इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और कि म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई के, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कोई यूनिट्स वगैरह है तो उसकी भी इनकम पहले एग्जेम्प्टेड होती थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 से उसको भी अब इनकम में इंक्लूड करना है। अब डिविडेंड के संबंध में और यूटीआई के यूनिट्स वगैरह की इनकम के संबंध में स्टूडेंट को एक और ये कंफ्यूजन होता है इसमें कि हम इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करें। तो एक तो हमारे डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस का एक्सपेंसेस हो सकता है कि भाई हमारे बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट किया और उसके बदले में बैंक ने कुछ कमीशन काट लिया, तो ये हमारा डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस वगैरह हो गया। और एक कि हमने जिस शेयर पे हमको डिविडेंड मिला है उन शेयर्स को परचेज करने के लिए हमने यदि कोई लोन लेके रखा है और उस लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया तो वो इंटरेस्ट भी माइनस होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि यदि हमने शेयर को परचेज करने के लिए, ये केवल मैं आपको इंडियन कंपनी के शेयर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिविडेंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके पूरे माइनस हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन इंडियन कंपनी के डिविडेंड के संबंध में कि यदि हमने ऐसे शेयर्स को परचेज करने के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया है तो उसका डिडक्शन हमको कितना मिलेगा। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि हमको जितनी डिविडेंड की इनकम हुई है उसका 20%, जितना हमको डिविडेंड का इनकम हुआ है उसके 20% से ज्यादा हमको शेयर के खरीदने के लिए जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर को खरीदने के लिए लोन लिया तो उसके इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मैक्सिमम डिविडेंड के इनकम का 20% अंडर सेक्शन 57 के अनुसार। जैसे देखिए कि मान लो मैंने 10,000 के शेयर परचेज किए और ये 10,000 के शेयर्स को परचेज करने के लिए मैंने 10% के रेट से कोई लोन लिया जिसका मेरा इंटरेस्ट होता है 10%, 1,000। मैं इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 जो है पे कर रहा हूं, जो मैंने शेयर को परचेज करने के लिए लोन लिया था, तो मेरा ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट हो गया जो मैंने शेयर को खरीदने के लिए लिया। अब इन शेयर से मेरे को डिविडेंड की इनकम हुई है मान लीजिए 1,000, 1,000 रुपए मेरे को इंडियन कंपनी के शेयर से, इंडियन कंपनी के शेयर्स पे जो मेरे को डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड की इनकम मेरे को 1,000 रुपए हुई है। तो इस 1,000 की डिविडेंड की इनकम के लिए हमको जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है वो कितना मिलेगा। तो 1,000 मेरा ये हो गया डिविडेंड का इनकम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये डिविडेंड, डिविडेंड 1,000 रुपए मेरे को मिला। अब इसका डिडक्शन कैसे माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो उसको देखिए आप कि 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड की इनकम के 20% से ज्यादा इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो डिविडेंड की इनकम का पहले आप 20% निकाल लीजिए। ये 20% डिविडेंड की इनकम का 20% आ गया अंडर सेक्शन 57 के अनुसार 200, 1,000 का 20% 200। और एक्चुअल इंटरेस्ट मैं कितना पे कर रहा हूं लोन पे, ये हम अभी ऊपर में कैलकुलेट किए थे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा हूं मैं 1,000 रुपए, जो ऊपर में देखिए कैलकुलेट किए थे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, जो शेयर को खरीदने के लिए हमने लोन लिया था।
अब डिविडेंड की इनकम है 1000, उसका 20% हमको जो डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम वो है 200 और इंटरेस्ट ऑन लोन है 1000। तो विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है बस उतना ही हमको डिडक्शन मिलेगा। तो मैं अपने डिविडेंड की इनकम से केवल 200 की डिडक्शन माइनस करूंगा और डिविडेंड की इनकम मेरे इनकम में जुड़ जाएगी 800। तो इंडियन कंपनी का जितना डिविडेंड हमको मिला है उसका 20% देखिए कितना होता है और एक्चुअल इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं। विच एवरेज लेस, जो दोनों कम होगा वो हमारे डिविडेंड की इनकम से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और दूसरा कि डिविडेंड कलेक्शन के लिए बैंक ने कोई एक्सपेंसेस चार्ज किया हमारे डिविडेंड की इनकम से तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि हमने डिविडेंड के लिए बैंक को उसका कोई कलेक्शन चार्जेस पे किया है, बैंक ने मेरा डिविडेंड कलेक्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया और बैंक ने उसके लिए मान लीजिए मेरे से 80 रुपए 80 रुपीज कलेक्शन चार्जेस चार्ज किया, तो वो मैं यहाँ माइनस नहीं करूंगा। ये केवल इंडियन कंपनी के डिविडेंड के लिए बोल रहा हूँ, उसका कलेक्शन चार्जेस माइनस नहीं होगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस होगा मैक्सिमम डिविडेंड की इनकम का 20%। तो ये इंडियन कंपनी के डिविडेंड के बारे में मैंने जो दोनों कंफ्यूजन है कि कौन सा एक्सपेंसेस माइनस करना है या नहीं करना है आपको बताया। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड दिया है तो वो आपका जैसे पहले रूल था उसका कई सालों से चले आ रहा है कि वो पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही इनकम में जोड़ देते हैं, उसको कभी ग्रॉस अप नहीं करते और उसके कोई एक्सपेंसेस है कलेक्शन चार्जेस के या इंटरेस्ट ऑन लोन के तो वो पूरे माइनस होंगे। उसमें ये सेक्शन 57 वाला रूल एप्लीकेबल नहीं करना है। तो आप लोग ये जो डिविडेंड के बारे में जो भी कंफ्यूजन है तो उसको मेरे ख्याल से इस वीडियो को देख के आपको क्लियर होगा। इसके बाद कई लोगों को इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉब्लम होती है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कब ग्रॉस अप करना कब ग्रॉस अप नहीं करना। तो इसको मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के बारे में क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए।